on the French Revolution Part 1 Section number 1. Let's start. And this video I will start with section number 1. Okay. So we are going to talk about the history of France. Right. So France की हिस्ट्री में 1774 के अंदर Louis XVI became the king. Okay. Louis XVI एक बर्बन फैमिली से बिलोंग करता है. बर्बन फैमिली इज अ किंग्स फैमिली. और वो कैसे किंग बना कि उसके फादर किंग थे, ग्रैंडफादर किंग थे, इसीलिए वो भी किंग बना. When he was 20 years old, he married to Austrian princess, and the name of that Austrian princess was Marie Antoinette. Okay, these are some important points. Okay, when he went to the king, जब वो किंग बना तब ट्रेजरी एम्प्टी हो गई थी, यानी कि सारा का सारा खजाना जो था वो ख़त्म हो गया था. ऐसा क्यों हुआ था? ये ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि फ्रांस जो था एक वॉर लड़ रहा था. फ्रांस वॉज फाइटिंग अ वॉर. और वो किसके अगेंस्ट वॉर थी? वो वॉर थी अगेंस्ट ब्रिटेन. ठीक है, was fighting a war, and that war against थी वो war ब्रिटेन के. and ब्रिटेन के बाद वो war फेवर में थी, यानी कि वो किसके लिए लड़ रहा था? फ्रांस. खुद के लिए नहीं, अमेरिकन कॉलोनीज के लिए. अमेरिकन कॉलोनीज के लिए उस वॉर के अंदर जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए थे, कैसे मिले वो इक्विपमेंट? फ्रांस की ट्रेजरी से. क्योंकि फ्रांस इतने टाइम से वॉर लड़ रहा था, इसीलिए फ्रांस ट्रेजरी जो थी वो एम्प्टी हो चुकी थी. फ्रांस ट्रेजरी ऑलमोस्ट एम्प्टी हो चुकी थी. और फ्रांस के ऊपर 2 बिलियन लिवरीज का लोन था. सॉरी, नॉट 2 बिलियन, 1 बिलियन लिवरी का लोन था. ठीक है, अब जब उन्होंने इतना पैसा लिया है तो उस पर इंटरेस्ट भी होगा, और इंटरेस्ट को करके वो मोर देन 2 बिलियन लिवरीज आ रहा था. मोर देन 2 बिलियन लिवरीज. ठीक है, अब जब फ्रांस के ऊपर इतना सारा लोन आ गया तो ये पे कौन करेगा? ये कैसे पे होगा? टैक्सेस के थ्रू. ठीक है, इतनी बात सिंपल लैंग्वेज में समझ आ गई होगी, और किसी को नहीं आई है तो एक बारी फिर से देख लो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट मी डाउन. ओके. अच्छा, अब सारे लेंडर्स ने जिन्होंने मनी दिया था फ्रांस को, उन्होंने 10% एक्स्ट्रा कर दिया. ठीक है, तो फ्रांस जो था पूरा आ गया लोन के ऊपर. अब ये लोन जो था ये कैसे पे होता? जब एम्प्टी है ट्रेजरी तो लोन कैसे पे होगा? टैक्सेस से, पीपल से टैक्स लेके. ठीक है, इतना वेरी इजीली आई गेव यू अ शॉर्ट समरी ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक 3 एस्टेट्स. अब ये एक्चुअली होता क्या है? तो फ्रांस के अंदर थी 3 एस्टेट्स. ठीक है, अब इन एस्टेट्स में होता क्या था? फर्स्ट एस्टेट, आई एम राइटिंग 1 नंबर. तो फर्स्ट एस्टेट थी क्लर्जी, सेकंड एस्टेट थी नोबिलिटी. अभी मैंने फर्स्ट और सेकंड स्टेट के बारे में बताया, थर्ड के बारे में अभी हम पढ़ेंगे. तो पहली स्टेट क्लर्जी और दूसरी स्टेट नोबिलिटी होता कौन था? ठीक है, क्लर्जी हो गए प्रीस्ट और नोबिलिटी हो गई आर्मी. और क्लर्जी प्रीस्ट चर्चेज में जो रहते हैं, एंड मेनी मोर पीपल. ठीक है, एंड थर्ड
थर्ड एस्टेट जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, सो थर्ड एस्टेट थी कॉमनर्स की, कॉमन पीपल थे इसके अंदर। अब क्या था कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को मिली हुई थी प्रिविलेजेस, यानी कि उनको छूटें दी गई थी, क्योंकि वो लोग पहला चर्चेस में थे तो उनको बड़ा ही ऊपर दर्जा मिला हुआ था, और नोबिलिटी बिकॉज वो आर्मी थे तो दे हैव पावर। सो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट मोस्टली होते थे किंग के रिलेटिव्स, किंग की फैमिली से बिलोंग करने वाले, इसलिए उन्हें मिली थी प्रिविलेजेस, छूट, उनको टैक्स वैक्स पे नहीं करना था। और ये जो स्टेट्स थी फर्स्ट और सेकंड, दे वर वेरी रिच, फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट वर वेरी रिच, ठीक है। अब ये रिच थी एंड थर्ड एस्टेट, क्योंकि वो कॉमनर्स की स्टेट थी, पीपल वर पुअर, और किंग ने इनके ऊपर बर्डन डाल दिया। किसका बर्डन डाल दिया? टैक्स का बर्डन डाल दिया, ठीक है। अब सारा जो भी था वो थर्ड एस्टेट को पे करना पड़ता था, ठीक है। अब व्हाट हैपेंड, थर्ड एस्टेट क्योंकि वो पुअरर्स की थी तो थर्ड एस्टेट के ऊपर बर्डन जो था वो बढ़ता गया, ठीक है। ये मैंने बात की कॉजेज़ की और थर्ड एस्टेट की। अब आ जाते हैं चैप्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये अभी मैंने चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको बता दिया है। अब आ जाते हैं व्हाट इज़ ओल्ड रेजीम। एक टर्म यहाँ पे डिस्क्राइब्ड है, ओल्ड रेजीम। व्हाट इज़ ओल्ड रेजीम? देखो, फ्रांस के अंदर हुआ था एक रेवोल्यूशन, ठीक है। फ्रांस के इस रेवोल्यूशन के अंदर, ये रेवोल्यूशन हुआ 1789 के बाद, ठीक है, बिफोर 1789। तो ये रेवोल्यूशन हुआ 1789 के बाद में। 1789 से पहले जो रिवाज चलते थे उन्हें बोलते हैं ओल्ड रेजीम, ठीक है। अब इसे मैं एक बारी पढ़ लेती हूँ। The society of estate was a part of feudal system that dated back to the Middle Ages। तो यहाँ पे एक फ्यूडल सिस्टम की बात की है। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? अगर किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट्स के अंदर लिख दो 5 सेकेंड्स के अंदर। 1 2 3 4 5। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट अगर कोई भी डाउट। अब आ जाते हैं व्हाट इज़ फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम होता है क्लर्जी और नोबिलिटी को जो प्रिविलेजेस दिए गए हैं, ठीक है, प्रिविलेजेस, उन्हें हम बोलते हैं फ्यूडल सिस्टम, ठीक है। ओके, सो दिस वाज फ्यूडल सिस्टम। अब मैं आगे चलती हूँ। अब 90% जो पॉपुलेशन थी वो थी थर्ड एस्टेट, यानी कि पुअरर, और जो 10% लोग थे वो थे फर्स्ट और सेकंड एस्टेट, ठीक है। अब हुआ क्या, द मेंबर्स ऑफ फर्स्ट टू एस्टेट, दैट इज क्लर्जी एंड द नोबिलिटी, एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ, यानी कि उन्होंने ये छूटे, ये प्रिविलेजेस अर्न नहीं किए थे। उनको ये प्रिविलेजेस सिर्फ इसलिए मिलती थी बिकॉज दे बिलोंग टू रिच फैमिलीज, रिच और नाम फैमिलीज, यानी कि ऐसी फैमिलीज जो किंगडम से, जो किंग से रिलेटेड हैं, ठीक है। फ्यूडल प्रिविलेजेस यानी कि उनको छूट दी गई थी, उन्हें टैक्स जो था वो पे नहीं करना पड़ता था, यानी कि सारा टैक्स थर्ड एस्टेट, पुअर स्टेट को पे करना पड़ता था, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट। अब देखो, पहले तो टैक्सेस लिए जा ही रहे थे किंग से, अब साथ में क्या हुआ, चर्च ने, यानी कि जो फर्स्ट एस्टेट, क्लर्जी स्टेट है, उन्होंने भी अपना एक टैक्स स्टार्ट कर दिया जिसे कहा गया टीथ्स, और बहुत बर्डन आ गया फ्रांस के ऊपर टैक्स का। और भी बहुत सारे डायरेक्ट टैक्सेस थे, जिनमें से एक था टैले, ठीक है, ये था फर्स्ट डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और भी बहुत सारे टैक्सेस सिर्फ थर्ड एस्टेट पे करती थी
और फर्स्ट और सेकंड स्टेट सिर्फ एंजॉय करती थी फ्यूडल प्रिविलेजेस छूट, ठीक है। अब आगे चलते हैं, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। अगर आप लोग बुक लेके बैठे हैं तो आपको काफ़ी इजीली समझ आएगा जो मैं आपको बता रही हूँ। बुक के बिना भी आपको समझ आ ही जाएगा, मैं इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ और एज अ स्टोरी बता रही हूँ, सो दैट दिस बिकम्स इंटरेस्टिंग फॉर यू। द स्ट्रगल टू सर्वाइव, वेरी इजी, दिस इज very easy. In this video I will try to finish first section. Okay, the struggle to survive. पहले थी फ्रांस की पॉपुलेशन 23 थी 1715 के अंदर, और यही पॉपुलेशन 28 मिलियन हो गई 1789 के अंदर। जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो फूड, रहने की जगह, ये सब की नीड भी बढ़ेगी, नीड विल इंक्रीज, ठीक है। अब जब ये सब बढ़ेगा तो एक्चुअली होगा क्या कि मनी रोज करेगा, यानी कि अगर एक ब्रेड 20 रुपए की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रेड की कमी है, तो यही ब्रेड 100 रुपए की हो जाएगी या 40 रुपए की हो जाएगी, मोस्टली बढ़ जाएगी, ठीक है। और जो रिच होंगे वो तो इसे खरीद पाएंगे, पर पुअर को फूड स्कैर्सिटी, यानी कि पुअर को फूड स्कैर्सिटी झेलनी पड़ेगी, खाना उन्हें नहीं मिलेगा, ठीक है, इजी लैंग्वेज के अंदर। ओके, अब आगे चलते हैं। अब जो है, अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, खाना कम होता जाएगा, तो ये इक्वल नहीं है, एक ऊपर बढ़े जा रहा है, एक कम होता जा रहा है, सो फूड स्कैर्सिटी हो जाएगी पूरे देश में, और फिर कौन ही खाना ले पाएगा, जो उस खाने को खरीद पाएगा। खाने के रेट तो रैपिडली इंक्रीज करेंगे, ठीक है। सो इस तरह से ऐसे क्राइसिस को, खाने के क्राइसिस को हम बोलते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस, जो हो गया था फ्रांस के अंदर, और सब कुछ कौन झेल रहा था, थर्ड एस्टेट, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ड्राउट भी हो गया, तो प्रोडक्शन जो थी वो भी कम हो गई। ड्राउट मतलब अकाल आ जाना, सूखा पड़ जाना, ठीक है। अब क्या होता था, सब्सिस्टेंस क्राइसिस मैंने आपको बता दिया। नाउ व्हाट हैपेंड, अब एक लास्ट टॉपिक बच गया है, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। अब क्या हुआ, जब सिर्फ थर्ड एस्टेट पे करेगी तो थर्ड एस्टेट क्या होगी कि सिर्फ हम पे करते जाएं, तो थर्ड एस्टेट एंग्री हो गई। Now what happened? In the past, peasants and workers had participated in revolt against increasing taxes and food scarcity. अब इन्होंने रिवोल्ट किया, रेवोल्यूशन किया, that these privileges should end, यानी कि privileges का एक end होना चाहिए। But they lacked the means and programs to carry out full-scale measures that would bring about a change in the social and economic order. This was left to those groups within the third estate who had become prosperous and has access to education and new ideas. अब कौन लोग सिर्फ रिवोल्ट कर पाएंगे, जिनके मन में भावना होगी, या जो एजुकेटेड होंगे और भावना होगी, जिनके पास एजुकेशन होगी। बिना एजुकेशन के आप नहीं कर सकते हो रिवोल्ट, सो एजुकेशन वॉज नेसेसरी, ठीक है। सो जो लोग एजुकेटेड थे, प्रॉस्परस थे, अमीर थे, जिनके पास मीन्स थे, थर्ड एस्टेट में भी कुछ लोग रिच थे, तो वही लोग इस रिवोल्ट को आगे तक ले जा सकते थे। द 18th century witnessed the emergence of social groups. अब सोशल ग्रुप्स बनने लगे। जब इतना कुछ होगा तो लोग भी तो रिवोल्ट करेंगे, लोगों को भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, तो सोशल ग्रुप्स बनने लगे। Termed the middle class, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen, silk, textile that were either exported or bought by richer members of society. तो थर्ड एस्टेट के भी जो रिच लोग थे वही ये रिवोल्ट कर रहे थे कंटिन्यू, ठीक है। In addition to merchant manufacture, the third estates included professions such as lawyers, administrators. तो थर्ड एस्टेट में मोस्टली कौन होते थे, मर्चेंट्स, peasants, आर्टिस्ट, लॉयर और
भी बिजनेसमैन, मतलब जो किंग की फैमिली से बिलोंग नहीं करते, कॉमनर्स हैं, दोज वर थर्ड एस्टेट, ठीक है, ये बिलोंग टू थर्ड एस्टेट। अब मैं आगे पढ़ रही हूँ। All these were educated and believed that no group in the society should be privileged by birth. अब जो एजुकेटेड है उसे तो पता है कि भाई आपको अर्न करनी पड़ेगी अपने लिए, सिर्फ आप पैदा हुए इस फैमिली में, इसी से थोड़ी आपको प्रिविलेज मिल जाएगी। इसीलिए ये इस बात को मना करते थे। ये कौन मना करते थे? थर्ड एस्टेट के एजुकेटेड पीपल इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करते थे। वो कहते थे आपको अर्न करनी पड़ेंगी प्रिविलेजेस, यू हैव टू अर्न प्रिविलेजेस, तभी आपको प्रिविलेजेस मिलेंगी। ऐसा नहीं कि आप बर्थ में, अगर आप नोबल के घर में, पीजेंट के घर में हो गए तो आपको प्रिविलेजेस नहीं मिलनी चाहिए। आपके पास मेरिट, सर्टिफिकेट, पढ़ाई, स्किल होना चाहिए अगर आपको प्रिविलेजेस चाहिए। नाउ ये आइडियाज़ जो थे फ्रीडम पे थे कि पहले तो फ्रीडम होना चाहिए, दूसरा इक्वालिटी होनी चाहिए और तीसरा लाइबिलिटी होनी चाहिए, लिबर्टी, ठीक है। इन सब पे ये बेस थे। अब कुछ इम्पॉर्टेंट लोग थे जिन्होंने इनके बारे में बहुत कुछ लिखा। उन्होंने कहा एक अच्छी मोनार्की होनी चाहिए। फ्रांस वॉज अ मोनार्की, फ्रांस में किंग रूल था, जिसमें किंग रूल होता है उसे मोनार्की कहते हैं। तो फ्रांस वॉज अ मोनार्क, ठीक है। सो मोनार्की के अंदर उन्होंने कहा एक अच्छी मोनार्की, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होनी चाहिए। किंग की भी पावर्स लिमिटेड होनी चाहिए, ऐसा नहीं किंग की जो मर्जी वो करे, ठीक है। ऐसी उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी एजुकेटेड पीपल ने। रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। सो मैनी एजुकेटेड पीपल रोज। उन्होंने कहा कि लेजिस्लेटिव होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव होना चाहिए और जुडिशरी, ये सारी चीज़ें एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में होनी ही चाहिए, तभी एक अच्छे से देश चल पाएगा, तभी इक्वालिटी और फ्रीडम होगी। इसी पे अब और एक रूमर फैल गई, एक अफवाह फैल गई कि टैक्सेस और बढ़ेंगे, तो थर्ड एस्टेट तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। इसी वजह से उन्होंने स्टार्ट किया रिवोल्ट, और इसी रिवोल्ट के बारे में हम पढ़ेंगे सेकेंड सेशन में, जो होगी नेक्स्ट वीडियो। सो फॉर दिस वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।